बहुत समय पहले की बात है। मंगलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में मनोहर लाल नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान अपने 2 बेटों राकेश और कमलेश के साथ रहता था। मनोहर लाल के पास कुल 100 बीघा उपजाऊ जमीन थी, जो उसकी वर्षों की मेहनत और पसीने की कमाई थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसे यह चिंता सताने लगी थी कि हमारे न रहने के बाद इस जमीन का क्या होगा। इसलिए एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और अपनी सारी जमीन का बंटवारा करने का फैसला किया। देखो बेटो, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मुझसे अब खेतों में ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए मैं अपनी इस 100 बीघा जमीन को तुम दोनों में बराबर बराबर बांट रहा हूँ। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। आपकी दी हुई इस 50 बीघा जमीन पर मैं दिन रात एक कर दूंगा। मैं आपकी सीख को कभी नहीं भूलूंगा। पिता और बड़े भाई की बात सुनकर कमलेश भी कहने लगता है, हाँ पिताजी, अब मेरी भी शादी हो गई है। मैं भी अपनी इस 50 बीघा जमीन पर अच्छे से काम करूंगा। आप बस आराम कीजिए। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। बस एक बात हमेशा याद रखना कि ईमानदारी की कमाई ही सच्चा सुख देती है। कभी किसी को धोखा मत देना। आपका यह वचन मेरे लिए पत्थर की लकीर है पिताजी। मैं हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर ही चलूंगा। हाँ हाँ पिताजी, हम सब समझ गए। अब आप हमें अपनी अपनी जमीन संभालने दीजिए। हम अपना फायदा अच्छे से जानते हैं। जमीन का बंटवारा होने के बाद बड़ा बेटा भोलू हमेशा की तरह खेतों में काम करने लगा। उसकी आमदनी बहुत अच्छी होने लगी। उसने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए गांव से 50 किलोमीटर दूर शहर भेज दिया। लेकिन छोटा बेटा कमलेश स्वभाव से थोड़ा कामचोर था। फिर भी जमीन मिलने के बाद वह भी जैसे तैसे काम करने लगा। एक दिन दोनों भाई अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। तभी कमलेश ने अपने बड़े भाई से कहा, अरे बड़े भाई, तुम तो सुबह से लेकर शाम तक खेतों में ही काम करते रहते हो। आखिर इतने पैसों का क्या करोगे? 2-4 नौकर रख लो, आराम मिलेगा। कमलेश, मेहनत करने से शरीर भी ठीक रहता है और काम भी अच्छे से होता है। मुफ्त में पैसे देकर नौकर रखने से कोई फायदा नहीं है। तुम भी अपने खेत पर ध्यान दो। मुझे गधों की तरह मेहनत करना पसंद नहीं है। मैं तो कोई ऐसा रास्ता ढूंढूंगा जिससे कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। अरे भाई, गलत रास्ते से कमाया हुआ पैसा कभी टिकता नहीं है। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सच्चा सुख देता है, वरना बाद में सिर्फ पछताना पड़ता है। तुम अपनी ये पुराने जमाने की बातें बंद करो भाई। आज का जमाना बदल चुका है। जो चालाकी नहीं करता वह पीछे छूट जाता है। भोलू अपने भाई कमलेश की बात सुनकर चुप रह जाता है और अपने काम में लग जाता है। कुछ महीने तो सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। भोलू की फसलें मंडी में अच्छे दामों पर बिकती हैं, लेकिन फिर अचानक भोलू के खेतों की फसलें खराब होने लगती हैं। एक सुबह भोलू अपने सूखे खेतों को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। हे भगवान, यह अचानक मेरे खेतों को क्या हो गया? जो खेत हमेशा फसलों से लहलहाते थे, वे अब धीरे धीरे पूरी तरह सूखने लगे हैं। तभी वहाँ पर भोलू का पुराना और वफादार नौकर जग्गू आता है, जो खेतों की देखभाल में भोलू की मदद करता था। भोलू को परेशान देखकर जग्गू कहने लगता है, मालिक जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो रोज समय पर पानी देते हैं और पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी फसलें दिन ब दिन सूखती जा रही हैं। अगर ऐसा ही रहा जग्गू, तो हमारी मंडी की सारी बिक्री बंद हो जाएगी। हमारे घर का खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मालिक जी, मैंने सुना है कि गांव के बाकी खेतों में फसलें बहुत अच्छी हो रही हैं। सिर्फ हमारे ही खेत में यह बीमारी लगी है। हाँ जग्गू, यही तो मेरी चिंता का विषय है। अगर फसलों का यही हाल रहा तो मैं अपनी बेटी की कॉलेज की फीस कैसे भरूंगा? आप हौसला मत हारिए मालिक जी, हम कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। भगवान हमारी मेहनत को बेकार नहीं जाने देगा।
भोलू अपने खेतों की हालत देखकर दिन रात चिंतित रहने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई कमलेश के खेत में चमत्कारी रूप से खूब हरियाली छाने लगती है। वह जो भी बीज बोता है, मात्र 10 से 15 दिनों में वहां बहुत ही बढ़िया और हरी भरी सब्जियां उगाती हैं। भोलू अपने भाई कमलेश के खेत को देखने पहुंचता है। कमलेश, ये तुम्हारे खेत में अचानक इतना चमत्कार कैसे हो गया? तुम ऐसा क्या डाल रहे हो जो तुम्हारी सब्जियां 10 दिन में ही इतनी बड़ी बड़ी हो गईं? अरे बड़े भाई, यह सब दिमाग का खेल है। तुम पुरानी सोच के इंसान हो, इसलिए तुम्हारे खेत सूख रहे हैं। मेरी तरह नया तरीका अपनाओ। नया तरीका मतलब क्या? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते? माँ बाप की दी हुई एक जैसी जमीन में इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है? अब हर बात तुम्हें थोड़ी ना बताऊंगा। तुम अपनी सूखी जमीन संभालो और मुझे अपना काम करने दो। आज मुझे मंडी में बहुत सारा माल बेचना है। कमलेश, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी तकनीक है तो तुम्हें मुझसे छिपानी नहीं चाहिए। आखिर हम एक ही परिवार के हैं। परिवार अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। बड़े भाई, तुम अपनी किस्मत को रो और मुझे नोट छापने दो। छोटा भाई कमलेश भोलू को बिना कुछ बताए और उसका मजाक उड़ाते हुए वहां से चला जाता है। भोलू के मन में अब गहरा शक पैदा हो जाता है। एक दिन दोपहर के समय भोलू ने देखा कि छोटे भाई कमलेश के खेत पर शहर से एक अनजान आदमी विनोद आया हुआ है, जो दवाइयों का सप्लायर है। भोलू चुपके से झाड़ियों के पीछे छिपकर उस शहर से आए विनोद को देखने और उसकी बातें सुनने लगता है। तभी उधर विनोद कमलेश से कहता है, देखो कमलेश भाई, यह बहुत ही असरदार कीटनाशक है। इसे तुम बस एक बार अपनी जमीन में डाल दो, फिर देखना मात्र 10 दिन में तुम्हारी सारी सब्जियां फटाफट तैयार हो जाएंगी। अरे वाह विनोद साहब, पिछली बार जो पैकेट दिए थे उनसे तो मेरी सब्जियां बहुत बड़ी बड़ी उगी थीं। मंडी में मुझे उनके बहुत अच्छे दाम मिले हैं। हाँ, लेकिन याद रखना कि इसका असर सिर्फ 10 से 15 दिन ही रहता है, इसलिए तुम्हें हर हफ्ते हमसे ये कीटनाशक खरीदना पड़ेगा। पैसों की आप चिंता मत कीजिए विनोद साहब, आप मुझे इसके 10 पैकेट और दे दीजिए। मैं अपने पूरे खेत में यही जहर डाल दूंगा ताकि खूब मुनाफा हो। हमारा काम तो सिर्फ माल बेचना है कमलेश भाई, लेकिन ध्यान रखना यह केमिकल बहुत तेज है। इसे छूने के बाद हाथ अच्छे से धुल लेना। आप उसकी फिक्र मत कीजिए विनोद साहब, मुझे बस भारी मुनाफा चाहिए ताकि मैं भोलू से ज्यादा अमीर बन सकूं। इतना सुनते ही भोलू का माथा ठनक जाता है। वह गुस्से में झाड़ियों के पीछे से निकलकर सीधे अपने छोटे भाई कमलेश के पास आ जाता है। भोलू उस शहर के आदमी विनोद और कमलेश को डांटते हुए कहने लगता है, कमलेश, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? इन जहरीले कीटनाशकों को खेत में मत डालो। विनोद साहब, आप पैसों के लिए लोगों की जान से मत खेलिए। यह कीटनाशक सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। अरे भाई, हम तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। कमलेश भाई को जल्दी फसल चाहिए, इसलिए ये हमसे माल खरीद रहे हैं। इसमें हमारी क्या गलती? कमलेश ने जैसे ही देखा कि भोलू विनोद को खरी खोटी सुना रहा है, वह बीच में ही बोल पड़ा, अरे बड़े भाई, तुम फिर आ गए अपनी पुरानी बकवास लेकर। तुम झाड़ियों के पीछे छिपकर हमारी और विनोद साहब की बातें सुन रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे अपनी नहीं, उन मासूम लोगों की फिक्र है जो तुम्हारी इन केमिकल वाली सब्जियों को खाएंगे। ऐसी सब्जियां खाकर लोग बहुत बीमार पड़ जाएंगे। भोलू और कमलेश की बहसबाजी देखकर विनोद दोनों भाइयों के बीच में बोल पड़ा, देखिए भोलू जी, शहर के सभी बड़े जमींदार हमसे यही माल खरीदते हैं। आज के जमाने में बिना केमिकल के खेती करना नामुमकिन है। विनोद साहब, आप लोग पैसों की हवस में अंधे हो चुके हैं। कमलेश, मैं तुम्हें यह पाप नहीं करने दूंगा। यह सरासर धोखा है। भोलू की ईमानदार भरी बातों से कमलेश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमें लोगों की बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। विनोद साहब, आप अपना पैसा लीजिए और माल दीजिए। बड़े भाई, तुम अपनी इंसानियत अपने पास ही रखो और यहां से जाओ। छोटा भाई कमलेश भोलू की एक भी बात नहीं मानता है
और भोलू उदास मन से अपने घर वापस लौट आता है। घर आकर जब वह अपनी पत्नी कलावती को सारी बात बताता है, तब उसकी पत्नी परेशान होकर कहने लगती है, अरे जी, जब पूरा जमाना और आपका छोटा भाई कमलेश यही काम कर रहा है तो फिर आप क्यों मना कर रहे हो? हमारे खेत सूख रहे हैं और घर में दाने दाने की तंगी है। नहीं कलावती, मैं पैसों के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। चाहे जो हो जाए, मैं अपने खेतों में कभी विनोद साहब का वो जहरीला कीटनाशक नहीं डालूंगा। आपकी इसी इंसानियत की वजह से आज हमारी बेटी की पिछले 6 महीने से कॉलेज की फीस भी नहीं भरी गई है। अगर जल्द ही पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तुम सच कह रही हो कलावती, लेकिन जहर उगाकर बेटी की फीस भरना मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। तुम धीरज रखो। अपनी पत्नी कलावती की मुंह से यह बात सुनकर भोलू अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। तभी अचानक शहर से पढ़ाई करके उसकी बेटी ऋचा घर वापस आती है और गेट पर खड़ी होकर माता पिता की सारी बातें सुन लेती है। वह तुरंत अंदर आती है और कहने लगती है, पापा, क्या ये सच है कि पैसों की तंगी के कारण आपने मेरी पिछले 6 महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी है? आप मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपा रहे थे? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सच कह रही है। हमारे खेत पूरी तरह सूख चुके हैं और मंडी में बेचने लायक एक भी सब्जी नहीं उग रही है। मैं बहुत लाचार हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो। पापा, आप रोइए मत। मुझे आप पर बहुत गर्व है कि इतनी मुसीबत के बाद भी आपके अंदर इंसानियत बची हुई है। वरना शहर में तो लोग चंद पैसों के लिए खाने में इतनी गंदगी और कीटनाशक मिला रहे हैं कि आए दिन सबकी तबीयत खराब हो रही है। ऋचा की ये सब बातें सुनकर कलावती कहने लगती है, बेटी, तुम्हारी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन बिना पैसों के इस दुनिया में गुजारा कैसे होगा? तुम्हारी फीस नहीं भरी गई तो शहर के लोग तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे। माँ, आप फिक्र मत करो। पापा ने कमलेश चाचा की तरह गलत रास्ता नहीं चुना। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। अपनी बेटी की बातें सुनकर भोलू के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद जगती है। वह अपनी बेटी के करीब आता है और उत्सुक होकर कहने लगता है, बेटी, मंडी वाले तो सूखी और छोटी सब्जियां लेते ही नहीं हैं। अगर मैं कमलेश की तरह कीटनाशक नहीं डालूंगा तो फिर दूसरा क्या उपाय हो सकता है? तुम साफ साफ बताओ। पापा, मंडी में बेचने लायक बड़ी और चमकीली सब्जियां भले ही ना हो, लेकिन हमारे खेत में आज भी इतनी शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां तो उग ही जाती हैं, जिससे 100 आदमियों का खाना आराम से बन सके। हाँ बेटा, यह तो तुम सच कह रही हो। जग्गू और मैं जब खेत से सब्जियां तोड़ते हैं तो 2-2, 3-3 किलो अलग अलग वैरायटी की ताजी सब्जियां तो मिल ही जाती हैं। लेकिन इनका हम क्या करेंगे? पापा, आप एक काम करो। मम्मी इन ताजी और शुद्ध सब्जियों से रोज अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाएंगी। आप और जग्गू मिलकर हाईवे पर खाना बेचने का एक ठेला लगाओ। वहाँ लोग शुद्ध खाने के लिए तरसते हैं। भोलू को अपनी बेटी का यह सुझाव बहुत पसंद आता है। उसकी बेटी अपने पिता के हौसले को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुंदर बैनर बनाकर लाती है और अपने पिता को देते हुए कहती है, पापा, देखिए, मैंने इस बैनर पर लिख दिया है कि यहाँ शुद्ध ताजी सब्जियों से बना ऑर्गेनिक खाना मिलता है और यदि खाने में कीटनाशक मिला साबित हुआ तो आपको 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी माँ कलावती ने खाना तैयार कर दिया है। मैं और जग्गू आज से ही हाईवे पर अपना ठेला लगाते हैं। भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देगा। जग्गू भी ऋचा की समझदारी को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, हाँ मालिक जी, बिटिया ने बहुत ही शानदार उपाय बताया है। मैं अभी ठेले को साफ करके बैनर लगा देता हूँ। हमारा शुद्ध खाना लोगों को बहुत पसंद आएगा। भोलू और उसका वफादार नौकर जग्गू हाईवे पर खाना बेचने का ठेला लगा लेते हैं और ग्राहकों का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन शुरू के 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन और 10 दिन तक भी भोलू के ठेले पर खाना खाने एक भी ग्राहक नहीं आता।
यह देखकर भोलू उदास होकर ठेले के पास पड़ी बेंच पर बैठ जाता है। तभी उसका नौकर जग्गू कहने लगता है, मालिक जी, 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक खाना खाने नहीं आया है। मुझे तो लगता है कि यह ऑर्गेनिक खाने का आइडिया नाकाम हो गया है। हमारी सारी मेहनत बेकार जा रही है। नहीं जग्गू, धीरज रखो। जब हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो परीक्षा जरूर होती है। तुम देखना, एक न एक दिन लोग हमारे इस शुद्ध खाने की कीमत जरूर समझेंगे। लेकिन मालिक जी, रोज खाना बच जाता है और हमें उसे गरीबों में बांटना पड़ता है। कलावती मालकिन भी सुबह से खाना बनाने में थक जाती हैं। इस तरह तो हमारा और नुकसान हो रहा है। जग्गू, गरीबों को खाना खिलाना नुकसान नहीं, पुण्य का काम है। तुम हिम्मत मत हारो। जब तक हमारी नीयत साफ है तब तक हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और थोड़ी देर बाद शाम होने लगती है। तभी अचानक हाईवे से गुजरती हुई एक बड़ी गाड़ी भोलू के ठेले के पास आकर रुकती है और उसमें से रमेश नाम का एक अमीर यात्री अपने दोस्त सुरेश के साथ नीचे उतरकर भोलू के पास आता है। अरे भाई साहब, आज सुबह से हम लोग शहर से सफर कर रहे हैं और हाईवे पर कहीं भी अच्छा खाना नहीं मिला। बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारे पास खाने में क्या है? जल्दी से हमें खिलाओ। आइए साहब, आपका स्वागत है। हमारे पास मेरी पत्नी के हाथों का बना बिल्कुल शुद्ध और ताजा शाकाहारी खाना है। आप लोग आराम से बैठिए, मैं और जग्गू अभी परोसते हैं। हाईवे पर पहले ग्राहकों के रूप में रमेश और सुरेश को देखकर भोलू का नौकर जग्गू बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत रमेश बाबू से कहने लगता है, हाँ रमेश साहब, आप लोग हाथ मुंह धोकर आराम से बैठिए। हमारी मालकिन ने बिल्कुल ताजी और शुद्ध सब्जियों से यह भोजन तैयार किया है। भोलू और जग्गू उन यात्रियों को बड़े ही प्यार से खाना परोसते हैं। यात्री जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो वे स्वाद के दीवाने हो जाते हैं। तभी एक यात्री की नजर ठेले पर लगे 10,000 रुपए के इनाम वाले बैनर पर पड़ती है और वह हैरान होकर कहने लगता है, अरे वाह भाई साहब, ऐसा लाजवाब और शुद्ध स्वाद तो हमने शहर के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी नहीं चखा। और तुमने तो यहाँ 10,000 के इनाम का चैलेंज भी लिख रखा है। तुम्हारी ईमानदारी सचमुच तारीफ के काबिल है। धन्यवाद साहब, यह तो हमारी जिम्मेदारी है। हम पैसों के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप लोगों को खाना पसंद आया, हमारे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। अरे भाई साहब, मैं शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैं अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को तुम्हारे इस ठेले के बारे में जरूर बताऊंगा। तुम बहुत आगे जाओगे। भोलू के इस शुद्ध और स्वादिष्ट ऑर्गेनिक खाने की तारीफ धीरे धीरे पूरे इलाके और शहर तक फैल जाती है। देखते ही देखते मात्र 1 महीने के भीतर शहर के बड़े बड़े लोग अपनी लग्जरी गाड़ियों से भोलू के ठेले पर आने लगते हैं। अब उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें लगने लगती हैं। इससे भोलू की आमदनी कई गुना बढ़ जाती है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। एक सुबह भोलू अपनी पत्नी कलावती और बेटी से मुस्कुराते हुए कहने लगता है, बेटा, तुम्हारी वजह से आज हमारी पूरी किस्मत बदल गई है। इन 6 महीनों में इतनी अच्छी कमाई हुई है कि मैंने तुम्हारी कॉलेज की पूरी फीस भी भर दी है और हाईवे पर खुद की जमीन भी खरीद ली है। अरे जी, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक छोटे से ठेले से हमारे दिन इस तरह बदल जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि ईमानदारी का रास्ता कभी गलत नहीं होता। अब जब आपने जमीन खरीद ली है तो आगे का क्या प्लान है? बेटा, अब मैं उस जमीन पर एक बहुत बड़ा और आलीशान ऑर्गेनिक ढाबा खोलने जा रहा हूँ, जहाँ मैं और जग्गू मिलकर लोगों को हमेशा शुद्ध और पौष्टिक भोजन खिलाएंगे। फिर हम कमलेश को भी यह साबित करके दिखा देंगे कि ईमानदारी और मेहनत के दम पर भी इंसान अमीर बन सकता है। भोलू हाईवे पर एक बहुत बड़ा और आलीशान ढाबा खोल लेता है, जहां रोज सैकड़ों ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। भोलू के ढाबे की यह कामयाबी देखकर उसका छोटा भाई कमलेश जलन के मारे पागल होने लगता है
और अपने खेत पर खड़ा होकर गुस्से में कहने लगता है, यह भोलू इतनी तरक्की कैसे कर सकता है? मैंने तो रात के अंधेरे में चुपके से उसके खेतों में विनोद साहब से लाया हुआ कीटनाशक डाल डालकर उसकी पूरी जमीन सुखा दी थी ताकि उसका धंधा बंद हो जाए। कमलेश गुस्से में पैर पटकता है और भोलू को पूरी तरह बर्बाद करने की एक नई और खतरनाक साजिश रचता है। वह अगली सुबह सूरज निकलने से पहले चुपके से भोलू के ढाबे के स्टोर रूम में घुस जाता है और वहां रखी भोलू की ताजी छोटी ऑर्गेनिक सब्जियों को हटाकर अपनी केमिकल वाली असामान्य रूप से बड़ी सब्जियां रख देता है। सब्जियां बदलने के बाद वह सीधे शहर के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऑफिस पहुंच जाता है और वहां बैठे मुख्य अधिकारी अजीत सिंह से कहने लगता है, अजीत सिंह साहब, चलिए जल्दी चलिए। हाईवे पर जो भोलू का ढाबा है वह लोगों को शुद्ध खाने के नाम पर जहर परोस रहा है। उसने 10,000 रुपए के इनाम का झूठा ढोंग रचा रखा है। आप अभी चलकर वहां छापा मारिए। कमलेश की शिकायत सुनते ही फूड सेफ्टी ऑफिसर अजीत सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत भोलू के ढाबे पर छापा मार देते हैं। उस समय ढाबे पर रमेश नाम का एक नियमित ग्राहक अपने दोस्त सुरेश के साथ खाना खा रहा था। अधिकारी अजीत सिंह सीधे स्टोर रूम में जाते हैं और वहां रखी बड़ी बड़ी सब्जियों को बाहर निकालकर भोलू से कहते हैं, भोलू, तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है कि तुम अपने ढाबे में कीटनाशक वाली सब्जियों का इस्तेमाल करते हो। हम अभी इन सब्जियों का टेस्ट करेंगे और अगर कीटनाशक मिला तो तुम्हारा ढाबा हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा ढाबा तो शुद्धता के लिए ही जाना जाता है। जग्गू, जरा साहब को हमारे खेत की ताजी सब्जियां दिखाओ जो हम सुबह ही तोड़कर लाए हैं। भोलू की बात सुनकर उसका वफादार नौकर जग्गू तुरंत आगे आता है और स्टोर रूम से बाहर निकाली गई उन बड़ी बड़ी सब्जियों को देखकर अधिकारी अजीत सिंह से कहने लगा, अजीत सिंह साहब, हमारे स्टोर रूम में तो बिल्कुल साधारण और छोटी सब्जियां रखी थीं। आप खुद देख लीजिए, हम कभी कोई मिलावट नहीं करते। यह सब्जियां हमारी नहीं हैं। अधिकारी अजीत सिंह जग्गू की बात पर ध्यान नहीं देते और तुरंत केमिकल डालकर स्टोर रूम से निकाली गई उन बड़ी बड़ी सब्जियों की जांच करने लगते हैं। जांच करते ही मशीन लाल हो जाती है, जिसे देखकर अधिकारी अजीत सिंह गुस्से में भोलू से कहते हैं, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। इन सब्जियों में भारी मात्रा में खतरनाक कीटनाशक मिला है। तुम्हारी मशीन और हमारी रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती। इसमें साफ तौर पर जहर है। अधिकारी अजीत सिंह की यह बात वहां खाना खा रहे ग्राहक रमेश और सुरेश के कानों में पड़ती है। ये सुनकर रमेश बहुत हैरान रह जाता है और गुस्से में अपने दोस्त सुरेश से कहने लगता है, सुरेश, देखो यह भोलू तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। हम लोग रोज यहाँ इतना भरोसा करके खाना खाने आते थे और यह हमें कीटनाशक वाला खाना खिला रहा था। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस भोलू ने तो बाहर बैनर पर 10,000 रुपए के इनाम का बोर्ड भी लगा रखा है। यह सब लोगों को ठगने का तरीका है। ग्राहक रमेश और सुरेश को गुस्सा करते देख भोलू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत उन ग्राहकों के पास जाता है और हाथ जोड़कर रमेश बाबू से कहने लगता है, रमेश भाई, सुरेश भाई, आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए। ये सब्जियां मेरी हैं ही नहीं। मेरे खेत में इतने बड़े बड़े टमाटर, गोभी, आलू कभी उग ही नहीं सकते। भोलू को सफाई देते देख अधिकारी अजीत सिंह आगे बढ़ते हैं और भोलू का हाथ पकड़कर उसे ढाबा बंद करने का आदेश देते हुए कहते हैं, भोलू, तुम्हारी बातों से अब कुछ नहीं होने वाला। रमेश और सुरेश जैसे ग्राहकों की जान खतरे में डालने के लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। मैं तुम्हारा ढाबा अभी सील कर रहा हूँ। अजीत सिंह साहब, मुझे थोड़ा समय दीजिए। यह जरूर मेरे छोटे भाई कमलेश की करतूत है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। आप सब अभी मेरे साथ मेरे खेत पर चलिए। भोलू और उसका वफादार नौकर सीधे अधिकारी अजीत सिंह के पैर पकड़ लेते हैं और रोते हुए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक आखिरी मौका मांगते हैं। अजीत सिंह साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ।
आप अपनी इस पूरी टीम और ग्राहक रमेश भाई के साथ बस एक बार मेरे खेत पर चलिए। अगर वहां ऐसी बड़ी सब्जियां मिली तो आप मुझे खुद जेल भेज देना। हाँ साहब, दूध का दूध और पानी का पानी वहीं खेत पर ही हो जाएगा। हमारी मालकिन रोज अपने हाथों से साधारण आकार की छोटी छोटी शुद्ध सब्जियां तोड़ती हैं। हमारे साथ चलिए साहब। भोलू और जग्गू की बातें सुनकर अजीत सिंह कहता है, देखो भोलू, कानून सिर्फ सबूतों पर चलता है, आंसुओं पर नहीं। लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे कोई चोर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका जरूर दूंगा। अरे साहब, भोलू की बातों में सच्चाई लग रही है। हमें एक बार इसके खेत पर जाकर जांच जरूर करनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके और किसी बेगुनाह के साथ अन्याय न हो। वहां खड़े सुरेश ने भी भोलू और जग्गू की बातें सुनी थी। तभी सुरेश ने कहा, हाँ रमेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर सच में यहाँ कोई साजिश हुई है तो असली मुजरिम का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। साहब, चलिए हम सब खेत चलते हैं। अधिकारी अजीत सिंह, ग्राहक रमेश और ढाबे के बाकी लोग भोलू के साथ उसके खेत की तरफ चल देते हैं। छोटा भाई कमलेश भी यह देखने के लिए छिपकर उनके पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर बाद सब भोलू के खेत पर पहुंच जाते हैं। देखिए साहब, यह मेरा खेत है। यहाँ आपको एक भी बड़ी या केमिकल वाली सब्जी नहीं दिखेगी। मेरी पत्नी कलावती इसी खेत से साधारण आकार की छोटी छोटी शुद्ध सब्जियां तोड़ती है। देख लीजिए अजीत सिंह साहब, हमारे पूरे खेत में सब कुछ प्राकृतिक है। यहाँ कोई कीटनाशक नहीं है। अब आप ही बताइए कि हमारे स्टोर रूम में वो जहर वाली बड़ी सब्जियां कहां से आईं? भोलू और जग्गू की सच्चाई को देखकर रमेश कहता है, भोलू तो सच कह रहा है साहब। इसके खेत के टमाटर और आलू तो बिल्कुल छोटे और साधारण हैं। फिर ढाबे पर वैसी दानवाकार सब्जियां कैसे पहुंच गईं? यह वाकई कोई बड़ी साजिश है। अरे साहब, मुझे तो लगता है कि किसी ने रात के अंधेरे में ढाबे का ताला खोलकर सब्जियां बदल दी हैं। भोलू जैसा ईमानदार इंसान पूरे गांव में कोई नहीं है। अधिकारी अजीत सिंह जब भोलू के खेत में लगी असली प्राकृतिक सब्जियों को देखते हैं तो उन्हें भोलू की बेगुनाही पर पूरा भरोसा हो जाता है। तभी अचानक अजीत सिंह की नजर पास ही में स्थित कमलेश के खेत पर पड़ती है। अरे भोलू, वो पास में किसका खेत है? जरा वहाँ देखो। वैसी ही असामान्य रूप से बड़ी बड़ी सब्जियां वहाँ उगी हुई हैं, जैसी तुम्हारे ढाबे से मिली थी। और खेत के कोने में कीटनाशकों के खाली ड्रम भी रखे हैं। साहब, वो मेरे छोटे भाई कमलेश का खेत है। वो शहर के विनोद साहब से कीटनाशक खरीदकर अपने खेतों में डालता है ताकि उसकी सब्जियां जल्दी बड़ी हो सकें। तभी वहां खड़ा भोलू का नौकर जग्गू अचानक चिल्लाते हुए अधिकारी अजीत सिंह से कहने लगा, अरे साहब, वो देखिए, कमलेश वहां झाड़ियों के पीछे मुंह छिपाकर भागने की कोशिश कर रहा है। उसे जल्दी पकड़िए साहब, वही असली गुनहगार है। जवानों, वो जो आदमी भाग रहा है उसे तुरंत पकड़ कर लाओ। वो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड लग रहा है। उसे भागने मत देना। अधिकारी अजीत सिंह के जवान तुरंत दौड़ते हैं और भागते हुए कमलेश को पकड़कर सबके सामने ले आते हैं। अरे ओ भाई, तुम कहाँ मुंह छिपाकर भाग रहे हो? देखो, तुम्हारे खेत में बिल्कुल वही बड़ी सब्जियां उगी हुई हैं जो भोलू के ढाबे से मिली हैं। और यहाँ विनोद वाले कीटनाशक के ड्रम भी रखे हैं। सच सच बताओ, वरना सीधे जेल जाओगे। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भोलू भैया के खेत भी रात के अंधेरे में कीटनाशक डालकर मैंने ही सुखाए थे। कमलेश, तू मेरा सगा भाई है, फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो हमेशा तेरा भला ही चाहा था, फिर तूने मेरे पेट पर लात क्यों मारी? भैया, मैं आपकी कामयाबी देखकर जलन के मारे अंधा हो गया था। आज सुबह आपके ढाबे की सब्जियां बदलकर अपनी केमिकल वाली सब्जियां भी मैंने ही रखी थीं, ताकि आपका ढाबा बंद हो जाए। मुझे माफ कर दो भैया। कमलेश की यह बात सुनते ही भोलू का नौकर गुस्से में आगे बढ़कर कमलेश से कहने लगा, अरे कमलेश बाबू, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके बड़े भाई ने अपनी बेटी की पढ़ाई दांव पर लगा दी
लेकिन कभी गलत रास्ता नहीं चुना और आपने उन्हें बर्बाद करने के लिए इतना बड़ा जाल बुना। जग्गू के बाद वहां खड़ा ग्राहक रमेश भी कमलेश पर गुस्सा करते हुए अधिकारी अजीत सिंह से कहने लगा, इस लालची इंसान को बिल्कुल मत छोड़ना। इसने सिर्फ अपने भाई को नहीं फंसाया, बल्कि हमारे जैसे सैकड़ों ग्राहकों की जान भी खतरे में डाली है। इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। रमेश के मुंह से यह सच सुनते ही अधिकारी अजीत सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वे कमलेश के हाथों में हथकड़ी लगाने का आदेश देते हैं। कमलेश, तुमने पैसों के लालच में अपने सगे भाई को फंसाया और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। आज से तुम्हारा यह खेत हमेशा के लिए सील किया जाता है। भोलू, तुम्हारी ईमानदारी और शुद्धता सचमुच बेमिसाल है। अजीत सिंह की बात सुनकर रमेश बीच में बोल पड़ा, भोलू जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई कि हमने आप पर शक किया। आपकी ईमानदारी देखकर आज मेरा आप पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ गया है। हम आपके ढाबे पर फिर से खाना खाने आएंगे। रमेश की बात सुनकर उसका दोस्त सुरेश भी खुश होते हुए भोलू से कहने लगा, भोलू जी, हम शहर जाकर आपके ढाबे का इतना प्रचार करेंगे कि यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं बचेगी। आपकी सच्चाई की जीत हुई है। धन्यवाद अजीत सिंह साहब, धन्यवाद रमेश भाई। आज भगवान ने मेरी इंसानियत और मेरी बेटी के भरोसे को टूटने से बचा लिया। अब मैं और जग्गू फिर से लोगों को शुद्ध खाना खिलाएंगे। भोलू की बात खत्म होते ही जग्गू बहुत खुश होकर अपने मालिक भोलू से कहने लगा, मालिक जी, आज तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। चलिए जल्दी से ढाबा खोलते हैं, क्योंकि ग्राहक हमारा शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अधिकारी अजीत सिंह कमलेश के खेत पर ताला लगा देते हैं और पुलिस उसे जेल ले जाती है। भोलू के ढाबे की सील तुरंत खोल दी जाती है और उसकी ईमानदारी की हर तरफ जय जयकार होने लगती है, जिससे उसका ऑर्गेनिक ढाबा हमेशा के लिए और भी ज्यादा मशहूर हो जाता है।